भाइयों, कोविड काल के बाद ये जो कोविड की समस्या हुई है उसके बाद एक दिक्कत हो गई है, बहुत ही बड़ी दिक्कत, कि ये जो 20 डेज प्लेज अभी तुम यहां पे देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, ये टिपिकली बेस्ड है जो इस साल बोर्ड एग्जाम्स में आने वाला है। लेकिन मैंने तुम्हारा भी इंतजाम करके रखा है। अगर तुम साल भर पढ़ने वाले बच्चों में से हो और 2022 में या उसके बाद कभी एग्जाम देने वाले हो, तुम जाकर कॉमर्स बाबा ऐप पे स्टोर सेक्शन में हम्बल बंडल उठा सकते हो और वहां पे तुम्हें तुम्हारे कोर्स के हिसाब से पूरे डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगे इन 20 डेज प्लेज के, जो रिवीजन काइंड ऑफ होते हैं। तो तुम जाओ कॉमर्स बाबा ऐप पे, स्टोर सेक्शन पे हम्बल बंडल उठा लो। कभी भी एग्जाम से एक रात पहले तुम ये वीडियोस देख लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तुम्हें कोई डिटेल में जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई बुक की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स की जरूरत नहीं है, कुछ और नहीं पढ़ना, बस इन वीडियोस से काम हो जाएगा। लेकिन यहां पे अभी मैं उतना ही पढ़ाने वाला हूं जो इस साल बोर्ड्स में आएगा। तो शुरू करते हैं। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता के सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। 10 नोटिस आए ओबी एग्जाम है अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो रही है। तो आज हम बात कर लेते हैं वो सारे के सारे ग्राफ्स की जो फॉरेन एक्सचेंज रेट से पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहले चालू करूंगा मैं डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट से। आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक स्टैंडर्ड प्राइस होती है या स्टैंडर्ड अमाउंट होता है जहां पे एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है? देखो, दो रीजंस हैं। अगर तुमने इससे पहले मेरी थ्योरेटिकल क्लासेस पूरी की पूरी देखी हैं तो तुम काफी अच्छे से रिलेट कर पाओगे। सपोज से फॉर एन एग्जांपल मैं यहां पे मान लेता हूं डॉलर का प्राइस बढ़ा देता हूं। ठीक है भाई, ये देख रहा हूं, यहां पे डॉलर का प्राइस बढ़ गया क्योंकि पूरा खुदा भगवान अल्लाह सब इसी के हैं। मतलब तुम समझो, अगर मैं बहुत तरीके से समझाना चाहूं तो, कि ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है या पूरा का पूरा चैप्टर है ये डॉलर पे बेस्ड है। तो अगर बढ़ भी रही है ना कीमत, तो डॉलर की बढ़ रही है। तो मान लेते हैं डॉलर की प्राइस बढ़ गई। अब डॉलर की प्राइस बढ़ गई तो यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में सोचो, फॉरेन एक्सचेंज मतलब अपन डॉलर लेके चल रहे हैं क्योंकि भारत जो है टिपिकली डॉलर में डील करता है। उसके हिसाब से अगर हम देखें, सिंपल शब्दों में अगर हम बोले, अगर डॉलर की प्राइस बढ़ गई है तो सीधी सी बात है इस पर्टिकुलर बढ़ी हुई प्राइस पे एप्रिशिएटेड वैल्यू जिसे हम कहते हैं, उस पे यूएसए डॉलर को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा, मार्केट में अवेलेबल कराना चाहेगा डॉलर को, सो दैट मैक्सिमम लोग डॉलर की डिमांड करें उस टाइम पे। लेकिन आप भी जानते हो जब डॉलर महंगा होगा तो डिमांड कंपैरेटिवली उतनी होगी नहीं। तो डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है डॉलर की, मतलब यहां पे एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो जाएगा। और वहीं उसका अपोजिट ले लिया जाए, अगर कि मान लेते हैं डॉलर की मार्केट प्राइस कंपैरेटिवली फॉल हो गई है या डॉलर की करेंसी में कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन आया है, अगर ऐसा बोल लें तो डॉलर की वैल्यू फॉल हुई है ये बोल लो, तो उस केस में क्या होगा, डॉलर कंपैरेटिवली यूएसए उसको ज्यादा सप्लाई नहीं करना चाहेगा मार्केट में, बिकॉज उसको उतना गेन नहीं हो रहा है क्योंकि डॉलर की वैल्यू जो है डेप्रिशिएटेड है या डॉलर की वैल्यू कम चल रही है। बट ऐसे में सारी की सारी इकोनॉमी में होड़ लग जाएगी। याद है ना, मैंने इंडिया का बताया था कि इंडिया जब डॉलर सस्ता होता है तब इंडिया खरीदना चालू कर देता है। डॉलर सस्ता मतलब हमारी इंडियन करेंसी स्ट्रांग वाला पूरा सिनेरियो जो मैंने तुम्हें बताया था। तो उस सिनेरियो में अगर देखा जाए तो यहां पर एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाएगी क्योंकि हर कोई उस टाइम पे डॉलर मांग रहा होगा। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, अगर हम देखें तो अंग्रेजी पे ध्यान मत देना तुम मेरी। $1 अगर मान के चलते हैं 63 रुपीज है और दूसरे में $1 इक्वल्स टू 61 रुपीज है। ठीक है, अब समझो जरा मेरी बात। यहां पे यूएसए के लिए दो सिचुएशन है, या तो डॉलर, मैं यहां पे 1 भी लिख देता हूं वरना तुम्हें समझ में नहीं आएगा, $1 इक्वल्स टू 64 हो गया। ठीक है, समझना बहुत सिंपल सा है। 64 हो रहा है मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू और डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। ऐसे में वो क्या करना चाहेंगे, डॉलर को मार्केट में और निकालना चाहेंगे क्योंकि इससे यूएसए को फायदा हो रहा है क्योंकि उनकी करेंसी एप्रिशिएट है, हमारी डेप्रिशिएट हो रही है। लेकिन यहां उल्टा है, यहां पे हमारा रुपया देखो 63 से 61 हो गया, हमारा रुपया स्ट्रांग हो गया है और डॉलर कंपैरेटिवली वीक है या डेप्रिशिएट हो गया है। तो इस सिचुएशन में डॉलर ज्यादा सप्लाई नहीं होगा मार्केट में। यूएसए नहीं चाहेगा कि डॉलर की वैल्यू जब फॉल हो चुकी है उस टाइम पे वो और मार्केट में ज्यादा अवेलेबल हो जाए। लेकिन ऐसे टाइम पे हमारे भारत की आत्मा जागेगी और भारत चाहेगा ऐसे में हम जितना डॉलर अपने पास रिजर्व रख लें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रख लें, हमारे लिए अच्छा है। दो कारणों से, पहला तो हमें सस्ता मिल रहा है तो हम डॉलर रख रहे हैं, दूसरा अगर हम मार्केट में निकालते भी हैं, मान लो से फॉर एन एग्जांपल फ्यूचर में कभी डॉलर बेचते भी हैं, तो जब हमारा रुपया वीक होगा तब बेच देंगे। तो 61 हमने खरीदा था, 64 में बेचेंगे तो हमें बेसिकली प्रॉफिट ही हो जाएगा। तो मतलब बात समझो, मैं बहुत इन डेप्थ नहीं जाना चाह रहा।
मैं तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूं। जब $1 इक्वल्स टू 64 है तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएटेड है, जब $1 इक्वल्स टू 61 है तो हमारी करेंसी एप्रिशिएटेड है। मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों के फायदे नुकसान बता दिए हैं। हाँ भैया, जितना इंपोर्ट जरूरी है उतना एक्सपोर्ट जरूरी है, तो दोनों के कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। तुम्हें मेरे प्रीवियस 2 वीडियोस देखना बहुत जरूरी है जो फॉरेन एक्सचेंज के मैं बता चुका हूं, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये समझना जरूरी है। यहां पे अब मैं यूएसए के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा था तुम्हें, या अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा था, या फॉरेन एक्सचेंज के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा था, जो भी तुम बोलना चाहो, बिकॉज मेरा फोकस अभी डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में है। तो डॉलर जब वीक होता है तो डॉलर वीक होने पे क्या होता है, डिमांड ज्यादा होती है, लोग हर कोई उसे खरीदना चाहता है। डॉलर वीक मतलब हमारी करेंसी स्ट्रांग, तो हमें जब सस्ते में डॉलर मिल रहा है तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे, लेकिन सप्लाई उतनी होती नहीं है मार्केट में, तो एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाती है। वहीं दूसरा कॉन्टेक्स्ट मैंने तुम्हें समझाया था कि भैया अगर मान लो डॉलर स्ट्रांग हो जाता है तो हमारी करेंसी वीक है, ऐसे में हम डिमांड नहीं करेंगे डॉलर को, क्योंकि हमें महंगा पड़ रहा है। देखो ये सस्ता है डॉलर खरीदना, ये कंपैरेटिवली महंगा है हमारे लिए डॉलर खरीदना, तो ऐसे में हम डिमांड कम करेंगे। लेकिन यूएसए चाहेगा कि सप्लाई कर करके मार्केट में फैला दे डॉलर, कि सब खरीदें, लेकिन खरीदेगा तो कोई है नहीं उतना, तो ऐसे में एक्सेस सप्लाई हो जाती है। दैट सप्लाई इज मोर बट नोबडी इज विलिंग टू बाय। ये डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट है। इसके अंदर जो मैंने बोला वही तुम्हें एक्सप्लेनेशन में लिखना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जनरली इसका ग्राफ आता है और ग्राफ तुम्हें आना चाहिए। नाउ सेकेंड पॉइंट पे मैं यहां आ जाता हूं। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं मेरे भाइयों, चेंज इन डिमांड के ऊपर। ये एक सेपरेट टॉपिक है, तो मैं सेपरेट टॉपिक को बिल्कुल सेपरेट तरीके से पढ़ाऊंगा। चेंज इन द एक्सचेंज रेट। अब चेंज इन द एक्सचेंज रेट की जब मैं बात कर रहा हूं तो तुम भी जानते हो मैं सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ डॉलर की बात कर रहा हूं। तो अगर मैंने लिखा है चेंज इन डिमांड तो मैं डॉलर की बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारे एमसीक्यूज भी स्ट्रॉन्ग कराने प्लस तुम्हारे ग्राफ्स भी स्ट्रॉन्ग कराने हैं। तो मेरे भाइयों कैसे काम करेगा ये जरा ध्यान दीजिएगा। पहले तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था, बिल्कुल एकदम सुख शांति का साम्राज्य था, कोई दिक्कत नहीं थी यहां पे। लेकिन फिर क्या हुआ, डॉलर की डिमांड बढ़ गई। ये वाला जो एरो दिख रहा है ये इंक्रीज को डिनोट करता है। डॉलर की डिमांड बढ़ गई। अब आप सोचो यार, अगर डॉलर की डिमांड बढ़ी है तो डॉलर की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, क्योंकि तुम भी जानते हो जिस चीज की मार्केट में डिमांड ज्यादा होती है उस चीज की मार्केट में वैल्यू भी इंक्रीज होती है। सिंपल सी बात है, ये बहुत सिंपल कॉमन सा फंडा है। प्राइस बढ़ते उसी के हैं जिसकी डिमांड है, जिसकी डिमांड ही नहीं है वो प्राइस बढ़ा के कर भी क्या लेंगे। सो यहां पे डिमांड ज्यादा है डॉलर की, हर कोई डिमांड कर रहा है। इकोनॉमीज, डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज, नॉट जस्ट इंडिया, एवरीवन इज डिमांडिंग डॉलर्स। और वो डॉलर डिमांड करने के कारण डॉलर की वैल्यू अप होने लगती है। अगर डॉलर की वैल्यू अप होगी, अल्टीमेटली एंड रिजल्ट क्या निकलेगा कि हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। मतलब अगर डॉलर की वैल्यू अप है तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी यानी हमारा रुपया जो है वो बेचारा डेप्रिशिएट हो जाएगा, यानी उसकी वैल्यू में फॉल आएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली यार डिमांड बढ़ रही है डॉलर की, तो डिमांड डॉलर की बढ़ेगी तो डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी लोकल करेंसी या डोमेस्टिक करेंसी जो है वो फॉल होगी। बस इसके अंदर इतना ही याद रखना है। अब बात करते हैं डिक्रीज इन डिमांड की। चलो मान लेते हैं डॉलर की डिमांड डिक्रीज हो रही है, मान लेते हैं डॉलर की डिमांड डिक्रीज हो रही है। अब डॉलर की डिमांड डिक्रीज होगी तो ये जो दो अपवर्ड स्लोपिंग बनाए थे तुम भी जानते हो ये दोनों के दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएंगे। इफ द डिमांड फॉर डॉलर इज फॉलिंग द वैल्यू विल आल्सो फॉल। अगर डॉलर की वैल्यू फॉल होगी तो लोकल करेंसी यानी हमारी डोमेस्टिक करेंसी जो है हमारा भाइयों वो एप्रिशिएट हो जाएगी। तो ये भी तुम्हें समझ में आ गया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं लाइनें खींच के तुम्हें समझाना चालू करूंगा। देखो यार ये प्राइस बढ़ रही है और ये न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है। देखो ये वाला तो ये था, ये पुराना वाला था। अब अपन को क्या करना है, ये देखो ये दिख रहा है तुम्हें डिस्टेंस। यहां पे क्या हुआ है, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है, मैंने यही बताया था तुम्हें, ये डिमांड एंड सप्लाई बता रहा है। तो क्योंकि डिमांड बढ़ गई है तो भैया जो वैल्यू है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज की बोल लो या डॉलर, हमने एग्जांपल लेके पूरा चैप्टर किया है, तो डॉलर की ले लो, डॉलर की वैल्यू भी अप हो जाएगी क्योंकि भैया उसकी डिमांड बढ़ रही है। नाउ ये मत बोल देना, देखो असल गलती तुम क्या करोगे, सीधी सी बात है, मैं तुम्हें बहुत सिंपल शब्दों में समझा सकता हूं। तुम ये बोलोगे प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है। नहीं 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 नहीं, यहीं पे गलती होगी। तुम्हें बताना क्या है यहां पे वो ध्यान देना। तुम्हें बोलना है यहां पे, मतलब लिखना है ऑब्वियसली, कि जब डिमांड बढ़ेगी डॉलर की देन द करेंसी विल एप्रिशिएट, द फॉरेन करेंसी विल एप्रिशिएट, डॉलर विल एप्रिशिएट, ये तुम्हें बताना है। और सेम यहां पे ऑपोजिट है। देखो ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहां पे लाइनें क्रॉस हो रही हैं। तो यहां पे क्या हुआ है, जो करेंसी की वैल्यू है, फॉरेन करेंसी की वैल्यू है, या जो एक्सचेंज रेट जिसे बोलते हैं, क्योंकि तुम्हें हेडिंग में आंसर मिल जाएगा कि यस एवरी टाइम इन फैंसी लैंग्वेज यू हैव टू मेंशन एक्सचेंज रेट। अभी मैं अंग्रेजी में भी बोल के बताऊंगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। जब क्या होगा, डिमांड फॉल होगी डॉलर की
तो एक्सचेंज रेट या डॉलर की वैल्यू भी फॉल हो जाएगी। मतलब इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड को लिखने का बड़ा सिंपल फंडा है। देखो कैसे लिखोगे, When the demand for डॉलर तो नहीं लिख सकते, माफी चाहूंगा, बहुत गलती कर दी, डॉलर नहीं, डॉलर तो अपन एग्जांपल लेके चल रहे हैं ना, अब तुम्हें ऐसे याद रहेगा। देखो when the demand for exchange rate falls, ये लिखोगे तुम, when the demand for exchange rate falls, the value of exchange rate also falls and the domestic currency appreciates, ये लिखना जरूरी है। अब जो मैंने पहला पॉइंट बताया था ना, वो जो इंक्रीज वाला, उसका भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। When the demand for exchange rate increases, the value of exchange rate also increases, hence the domestic currency depreciates। कोई बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं है, वही चीज है जो हमने हिंदी में भी सीखी। बात ये थी कि क्या तुम इतनी इजी लैंग्वेज में ये चीज समझ पाते हो, और यही ग्राफ है जो पूछा जाता है। तो फोकस बस ये रखना, अगर तुम्हारे दिमाग में कभी भी कंफ्यूजन आए तो एक्सचेंज रेट इज इक्वल्स टू फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल्स टू यूएस डॉलर। अगर तुमने ये फंडा बिठा लिया कि जो भी बात कर रहे हैं, जब भी बात कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट की, कि वो डॉलर की है, तुम्हारा कभी भी गलत ही नहीं हो सकता ग्राफ। सप्लाई भी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें डिमांड में चेंज तो बता दिया, सप्लाई का बचा हुआ है। सप्लाई की जब बात करेंगे तो अगेन तुम्हें पता है कि अगर मैंने लिख रखी है यहाँ पे हेडिंग चेंज इन सप्लाई, तो तुम भी जानते हो चेंज इन सप्लाई की मतलब मैं बात कर रहा हूं डॉलर की, कि डॉलर की सप्लाई में जो है मेरे भाइयों वो चेंज आ रहा है। तो चलो भाई बात कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है यार। मान लेते हैं से फॉर एन एग्जांपल के डॉलर की सप्लाई मार्केट में बढ़ गई। अब तुम भी जानते हो कि सिर्फ सप्लाई में चेंज आया है, देयर इज नो चेंज इन द डिमांड। डिमांड उतनी थी बट तुमने सप्लाई बढ़ा दी, यानी मार्केट में अब एक्सेस यूएस डॉलर है। जब मार्केट में ज्यादा डॉलर पहुंच जाएगा तो ये बात तो तुम्हें भी पता है, जिसकी सप्लाई ज्यादा है उसकी वैल्यू फॉल होनी है। तो सप्लाई ज्यादा होने के कारण जो यूएस डॉलर करेंसी है या जो एक्सचेंज रेट है वो फॉल हो जाएगा। और अगर एक्सचेंज रेट फॉल होगा, शाबाश मेरे मित्रों, बिल्कुल सही बोला, डोमेस्टिक करेंसी जो है वो अपने आप एप्रिशिएट हो जाएगी। बस इतना ही ध्यान रखना है इसके अंदर, और मैं वो करके भी दिखा देता। देखिए मेरे भाइयों, ये है इक्विलिब्रियम वाली लाइन, ध्यान से देख लीजिए इस इक्विलिब्रियम वाली लाइन को। अब अपन सप्लाई इंक्रीज की बात करते हैं। ये देख रहा हूं, ये जहां ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ये बेसिकली सप्लाई इंक्रीज है। देख रहा हूं, सप्लाई बढ़ गई है मार्केट में डॉलर की, ये डॉलर जो है मार्केट में ज्यादा पहुंच रहा है। अब जब मार्केट में ज्यादा पहुंच रहा है तो भैया जो डॉलर की वैल्यू है वो फॉल हो जाएगी, बिकॉज जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है उससे ज्यादा सप्लाई करने लगे हो आप, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द डिमांड। तो उसके कारण जो डॉलर की वैल्यू है फॉल होगी। अगर डॉलर की वैल्यू यानी एक्सचेंज रेट की वैल्यू फॉल होगी, अगर तुम मुझसे पूछना चाहते हो विच टेक्निकल टर्म डू वी हैव टू यूज इन एक्सप्लेनेशन, मेरे भाइयों एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट, तो आप क्या लिखोगे? Because the supply of dollar has been increased, the value of exchange rate will fall, hence the domestic currency will appreciate। because अगर foreign exchange rate fall होगा तो ऑटोमेटिकली अपोजिट चलता है, तो हमारी जो करेंसी है डोमेस्टिक वो अप्रिशिएट हो जाएगी, मतलब हमारा रुपया जो है वो अप्रिशिएट हो जाएगा। वाइस वर्सा वाली सिचुएशन कर लेते हैं, उल्टी वाली। मान लेते हैं यहाँ पे सप्लाई देख रहे हैं आप, यहाँ पे सप्लाई कर दी कम, ये देखो भैया डॉलर की सप्लाई हो गई कम। अब अगर डॉलर की सप्लाई कम हो गई, डिमांड वही की वही बनी हुई है, सप्लाई कम होने के कारण क्या हो जाएगा? स्केर्सिटी हो जाएगी। और स्केर्सिटी में आप जानते हो कि वैल्यूज जो होती हैं वो अप चली जाती हैं, मतलब डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी और मतलब एक्सचेंज रेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, एंड जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी रहेगी वो फॉल हो जाएगी। तो यार मतलब क्या है ये पूरे ग्राफ से समझाने का? सिर्फ छोटा सा मकसद है कि तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि तुम्हें करना कैसे है। तो यही चीज एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इन केस व्हेन द सप्लाई फॉर एक्सचेंज रेट हैज बीन इंक्रीज्ड, और डॉलर भी लिख सकते हो, यूएस डॉलर लिखोगे तो कटेंगे नहीं मार्क्स, ठीक है। व्हेन द सप्लाई फॉर यूएस डॉलर हैज बीन इंक्रीज्ड, द एक्सचेंज रेट और द यूएस डॉलर और द वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर will fall. If the value of US dollar will fall, the domestic currency will increase or appreciate, जो भी तुम लिखना चाहते हो। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, when the supply of exchange rate is decreased, in that particular case the exchange rate will appreciate and the domestic currency will depreciate। अगर तुम इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन लिखते हो ना, तुम्हारे फुल मार्क्स है। मैं तुमसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ ही नहीं रहा। और हाँ, क्योंकि मैं ग्राफ्स पढ़ा रहा हूं तो एक चीज बताना बहुत जरूरी है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है यहाँ पे ये मेंशन करना जरूरी है, मार्क्स कटेंगे वरना।
यहाँ पे x लिखना जरूरी है, यहाँ पे 0 लिखना जरूरी है, यहाँ पे y लिखना जरूरी है, प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपीज यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। अगर तुम ये सब चीजें नहीं लिखोगे, ऐसे लेबलिंग जैसे ई करके लिख दिया, एरोज बना दिए, ज्यादा नहीं करना, एस से S1 S2 लिख दिया, तुम इसको S1 S2 कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतनी लेबलिंग करना तुम्हें पूरे ग्राफ्स में जरूरी है। हर ग्राफ में मैंने क्यों नहीं बोला, ताकि एंड में एक बार बताऊं तुम्हारा टाइम क्यों ही वेस्ट करूं मैं, तो इतना जरूर करके आना तो तुम्हें ग्राफ्स में पूरे मार्क्स मिलेंगे। यहां तक आते आते ना काफी लोगों में मक्कारी आ जाती है, या 20 डेज प्लेज यहां तक छोड़ के जाने लगते हैं। देखो यार, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरी 12वीं निकल चुकी है और मैं जिंदगी में बहुत खुश हूं, अपनी मेहनत करता हूं, अपनी मेहनत का कमाता हूं और सब कर रहा हूं। देखो यार, ये 20 डेज प्लेज ना 2 से 3 चीजें लेके आता है। पहले फ्री का, इससे अच्छा कंटेंट, इससे प्रीमियम कंटेंट घंटा कहीं नहीं मिलना इन टर्म्स ऑफ जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर जो मेहनत लगती है, जो हार्डशिप लगती है, तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे, सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि कहने को अभी भी वही 18 साल के निब्बे ही हो तुम। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज की बात करूं ना, तो अगर और मैं तुम सोचोगे मैं इतने गुस्से में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लिटरली मैं बोल रहा हूं, इफ इट इज कमिंग फॉर फ्री, जनरली क्या होता है हमारे भारत में, पहले तो चिल्लाते हैं कि फ्री का दो, फ्री का दो, फ्री का दो, क्योंकि पता नहीं हम क्यों ऑब्लिगेटरी होते हैं, या हमारी पता नहीं क्या ऑब्लिगेशन होती है तुम लोग के लिए कि हमें फ्री में करना जरूरी है, क्योंकि हम यूट्यूब से कमा रहे, घंटा कुछ नहीं कमाते, तुम्हें पता ही नहीं है ना। अभी यही तो, इसी बात के निब्बियां हो। दूसरी चीज, चलो ठीक है कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ना तुम नोट्स बनाते हो, ना तुम इसको सीरियसली फॉलो करते हो। 8 बजे उठने की भी तुम्हारे एक्सक्यूज हैं, तुम्हारे हर चीज को लेके एक्सक्यूज है लाइफ में। स्कूल में ये है, यहाँ नहीं दे रहे, वो नहीं कर रहे, ब्रेक नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे, वैसा नहीं कर रहे, मम्मी पापा नहीं देख रहे, ये और वो और डेटा और न जाने क्या क्या। जिसको पढ़ना होता है वो कहीं भी पढ़ लेता है, और जिसको नहीं पढ़ना होता है वो कभी नहीं पढ़ता है। अगर ये अंदर तक चोट पहुंची हो तो समझ जाना कि तुम अपनी लाइफ में मक्कारियां दे रहे हो और लोगों में नेगेटिविटी ढूंढने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। तो तुम्हारी भी हालत वही होगी, 2 से 5 लाख का पैकेज हो जाएगा, जिंदगी में बस इसी चीज में पड़े रहोगे कि काश कुछ लाइफ में अच्छा कर लेते। तो मेरे भाइयों, जो लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आ जाता है इस चैप्टर का एंड, क्योंकि इस चैप्टर के एंड में मैं तुम्हें छोटी छोटी चीजें करवाने वाला हूं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये वो डे है जहां पे तुम्हारी मेरी फीलिंग्स या तो बहुत कनेक्टेड हो गई या तो डिस्कनेक्ट हो गए, चले गए प्लेज छोड़ के, क्योंकि मैं वहां पे प्लीज नहीं करूंगा तुम्हें कैमरे के सामने आके अरे नहीं नहीं ये तो बेस्ट है। वो होता है, क्या बोलते हैं जय उसको, तू क्या बोलता था, वो एक कहावत, मुंह खोला, हाँ मुंह खोला गुड़ होला, कि मुझसे ज्यादा एनर्जेटिक कोई नहीं पढ़ा था, मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं पढ़ा था, मुझसे बढ़िया कोई नहीं पढ़ा। अबे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं, यहां पे तुम्हारा मेरा कनेक्शन है। अगर मैं डांटूंगा तो भी तुम सुनोगे, अगर मैं प्यार से बात करूंगा तो भी तुम सुनोगे। अगर इमोशनल कनेक्ट नहीं है, फॉर ऑल गुड से यहां से जा सकते हैं अपन, क्योंकि ये प्लेज है, और प्लेज के अंदर मैं अगर ऐसी हालत में हो सकता हूं तो तुम वहां बैठ के पढ़ाई तो कर ही सकते हो। तो चलो यार, वो लास्ट वाली बात जो मैं कर रहा था ना, इमोशनल बॉन्ड वाली बात, ये वाला चैप्टर अपन एंड कर रहे हैं। और यहां तक अगर तुमने कंसिस्टेंटली नोट्स बनाए हैं, अगर तुम टाइमली ये प्लेज फॉलो कर रहे हो, रोज प्लेज देखने आते हो, टाइमिंग से प्लेज देखते हो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आगे चल के तुम लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होगे, वरना 90% वो मक्कार क्राउड आ रहा है जो भारत की गरीबी को और आगे लेके जाएगा। ऐसे लोग भी होने चाहिए ना, मक्कार, बेशरम, टाइम से ना आने वाले। अब भगवान जाने क्या क्या, मैं क्या ही बोलूँ, अब मैं जब गुस्सा आता तो मैं भयंकर बोलता हूँ। तो ऐसे लोग भी हैं तो अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, वो तुम 10% के ब्रैकेट वाले हो जो लाइफ में बहुत आगे जाओगे। इन बाकी 90 लोगों को मक्कार रहने दो, 90% लोगों को, ताकि ये लोग तुम्हारी सेवा करें आगे चल के। इनको भी तो जॉब चाहिए ना, 12-15 हज़ार की नौकरी तो चाहिए। इसी बात पे आते हैं मेरे भाइयों, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आखिर कैसे वर्क करता है। पहले चीज तो मार्केट पता होना चाहिए कि क्या होता है। मार्केट इन विच फॉरेन करेंसीज आर बॉट एंड सोल्ड, ये वो फॉरेन मार्केट होता है, एक्सचेंज मार्केट होता है, जहां पे फॉरेन करेंसीज को खरीदा भी जाता है, फॉरेन करेंसीज को बेचा भी जाता है ना। ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे जैसे भारत देश को एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है, इंपोर्ट तो बहुत ही ज्यादा करना पड़ता है। तुम समझे, भारत के अंदर इंपोर्ट बहुत होता है। तो अभी जिस फोन से भी तुम देख रहे हो, वो एक तरीके से कहने को हो सकता है कि इंडिया में मैन्युफैक्चर किया गया हो, बट टेक्नोलॉजी बाहर की है। तो पहला जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का फंक्शन आता है वो आता है ट्रांसफर फंक्शन। सी, ट्रांसफर फंक्शन क्या बोलता है, यहां पे तुम हमेशा गलत लिख के आते हो, और ये कभी तुम मेरा नोट करते नहीं हो तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आते। नोट कर लेना, मार्क्स आ जाएंगे। ट्रांसफर फंक्शन ये कहता है, अगर मैं भारत में बैठा हूं और मेरे पास रुपया है, और एक फिरंगी बैठा हुआ है जिसके पास डॉलर है,
वो मेरे इंडिया की चीज नहीं खरीद सकता क्योंकि मेरे पास रुपया है और मैं उससे रुपया मांगूंगा और उसके पास तो डॉलर है, या मैं उससे खरीदना चाहूं तो वो मेरा रुपया लेने को तैयार नहीं है, उसको तो डॉलर चाहिए। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ये गैप को ब्रिज कर देता है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पहले मैं अपना रुपया डॉलर में कन्वर्ट कराऊंगा, फिर डॉलर लेके जाऊंगा उसके पास, फिरंगी के पास, और उससे मैं सामान खरीद के लेके आऊंगा। तो ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर बिटवीन कंट्रीज इन्वॉल्व, परचेजिंग पावर जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। आई कैन कन्वर्ट माई करेंसी इनटू द यूएस डॉलर और फॉरेन एक्सचेंज एंड देन मैं जो भी परचेज करना चाहूं वो परचेज कर लूं, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। और ये कैसे पॉसिबिलिटी होती है? थ्रू बिल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू। सीधी बात है, ये सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू ही होते हैं। तुम कैश लेके नहीं जा सकते कि फिरंगी भैया हमें दे दो, नहीं होगा। ठीक है, समझो ये चीज होना जरूरी है। तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज तुमने अकाउंट्स में पढ़ रखा होगा, अगर ह्यूमैनिटीज वाले तो कुछ नहीं होता, बिल बनाते हैं, फाड़ के दे देते हैं, उसमें 3 महीने का क्रेडिट चल जाता है। इसी बात से मेरे भाइयों याद आता है क्रेडिट फंक्शन। देखो यार, जब भी तुम फॉरेन मार्केट में जाके किसी के साथ ट्रेड करोगे ना, किसी को कोई चीज बेचोगे या खरीदोगे, तो इमीडिएट कैश पेमेंट्स कभी भी नहीं होते हैं, या इमीडिएट कभी भी बैंक ट्रांसफर्स नहीं होते हैं। हमेशा 2 से 3 महीने का गैप रहता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने किसी फिरंगी से, फॉरेन वाले बंदे से चीज खरीदी, मैं बोलूंगा कि भाई मुझे कम से कम चाहिए 3 महीने का टाइम। मैंने रॉ मटेरियल लिया उस फिरंगी से, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाया, फिनिश्ड गुड बना के मैंने मार्केट में बेचा, ये 3 महीने का टाइम ले लेगा। अब 3 महीने बाद जब मैंने मार्केट में बेचा तो उससे जो पैसा आया उससे मैं वो फिरंगी को पे आउट करूंगा। तो ये क्रेडिट फंक्शन होना बिजनेसेस के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी इतना सारा हार्ड कैश लेके या बैंक में बैलेंस लेके नहीं बैठा होता। कोई भी बड़ी कंपनी करोड़ों में पैसा लेके नहीं बैठी होती है। तो क्रेडिट फंक्शन ये कहता है कि ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू ही ये पॉसिबल है कि 2 इकोनॉमीज के बीच उधारी चल सकती है, क्रेडिट फंक्शन चल सकता है। प्रोवाइड्स क्रेडिट टू फॉरेन ट्रेड थ्रू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और वो पॉसिबल कैसे होता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू। बिकॉज बैंक्स अगर कोई लीगैलिटी बेसिस पे ये क्रेडिट उधारी खेलते हैं तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू ही है। अगर उनके हाथ में बिल होगा, ओके शिट ये हुआ है, तो वो मानेंगे। अगर तुम बोलोगे हमने दामोदर भैया को उधार दिए थे, पैसा मिल जाएगा का वापस, बैंक को कोई लेना देना नहीं है उससे, दे डोंट गिव अ शिट वाली चीज है। आगे बढ़ो, हेजिंग फंक्शन पे आ जाऊं। हेजिंग फंक्शन क्या होगा? तुम्हारे मेरे बीच अभी डील हो गई, मैंने बोला भाई मुझे ये सामान बेच दे, तुमने कहा ओके बेच दिया, लेकिन तुम्हारे पास अभी वो सामान है नहीं, तुम वो मुझे प्रोड्यूस करके या मैन्युफैक्चर करके दोगे 4, 6, 8 महीने बाद। बट क्योंकि मैं तुम्हारे साथ आज डील फाइनल कर रहा हूं और आज डॉलर का रेट चल रहा है $1 इक्वल्स टू 63, तो मैंने तुमसे बोला मां कसम खा तू 63 पर डॉलर लेगा मेरे से, तुमने कहा मां कसम मैं 63 लूंगा। ये हैजिंग फंक्शन है। हमने आज फाइनलाइज करा दिया कि $1 इक्वल्स टू 63 मैं पे आउट करूंगा तुम्हें, भले ही 8 महीने बाद तुम मुझे गुड्स डिलीवर करके दो, और भले ही फिर तब मेरा रुपया गिर के 64, 65, 66 भी हो गया हो, तब भी आई विल पे यू आउट 63 रुपीज के हिसाब से ही। तो इट इज अबाउट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन अ फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट पे गुड्स सेल होंगे एट करंट प्राइसेस एंड एक्सचेंज रेट, यानी जो करंट अभी प्राइसेस चल रही है, एक्सचेंज रेट चल रहा है, उस प्राइस पे, एक्सचेंज रेट पे तुम और मैं डील कर रहे हैं। प्लीज ध्यान रखना, करंट प्राइसेस, जो आज की प्राइस चल रही थी तुम्हारे गुड्स की, वो प्राइस ली जाएगी और साथ में वही एक्सचेंज रेट लिया जाएगा जो अभी चल रहा है। भले ही तुम मुझे गुड्स 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, 12 महीने बाद दो, दोनों चीजें नहीं लिखी, बोर्ड मार्क्स काट लेता है, और मैं लिख के दे सकता हूं डंके की चोट पे कि ये कोई नहीं बताता कि दोनों लिखना मैंडेटरी है। तो कृपया करके इन दोनों चीजों को मेंशन करना, वरना हेजिंग फंक्शन के मार्क्स कटेंगे, फिर ये सोचोगे कि टॉपर के क्यों आते हैं, मेरे मार्क्स क्यों नहीं आते हैं। तो मेरे भाइयों आखिरी टॉपिक पे आते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। पहला फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पता है क्या कहता है? स्पॉट मार्केट। जो भी हो रहा है अभी हो रहा है, फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर आपको फॉरेन करेंसी में अगर आप डील करते हो, अगर आप परचेज और सेल करते हो, तो इसमें बोल दिया गया जो भी रिसीट्स हैं, जो भी पेमेंट्स हैं, वो अभी के अभी इमीडिएटली कर दी जाती हैं। इमीडिएटली के लिए कब? जनरली 2 बिजनेस डेज के अंदर उसको सेटल आउट कर दिया जाता है। एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मे बी ये मेजर क्वेश्चन बन के ना आए, बट एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है कि कितने टाइम में सेटल होता है स्पॉट मार्केट। तो वो 2 बिजनेस डेज के अंदर होता है। फिर आता है मेरे भाइयों फॉरवर्ड मार्केट। इसमें क्या हो जाता है? एक्सचेंज रेट अभी एग्री हो जाता है। जैसे मैंने तुम्हें हेजिंग फंक्शन के अंदर बताया था, ये है हेजिंग फंक्शन ही, बस इसके अंदर करंट मार्केट प्राइसेस को नहीं लिया जाता है। काफी सारे उच्च कोटि के होशियार लोग जो होते हैं वो बोलते हैं दिस इज कंप्लीटली द हेजिंग फंक्शन। नो, दिस इज नॉट कंप्लीटली द हेजिंग फंक्शन। ऑल्दो मैं भी इतनी स्टूपिड था, प्रीवियस प्लेजेस में बोला है मैंने, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अब मैं थोड़ा सा तुम्हें जो सिखा रहा हूं वो थोड़ा सा नॉलेजेबल चीज है। हेजिंग फंक्शन है बट टू अ सर्टेन लेवल है, बिकॉज इसके अंदर करंट प्राइसेस नहीं आता है, इसके अंदर सिर्फ एक्सचेंज रेट के बारे में बात की जाती है। सो ऐसा एक्सचेंज रेट जो एग्रीड हो गया है आज, $1 इक्वल्स टू 63 आज एग्रीड हो गया है।
अब तुम चाहे 8 महीने बाद फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी या यूएस डॉलर को खरीदो या बेचो, सेटल करो, मतलब एक्चुअल ट्रांजैक्शन करो जिसमें पैसा आए या जाए, तो वो आप फ्यूचर डेट पे कर सकते हो। बट उसके लिए अगर आपने आज डिसाइड कर लिया है कि एग्रीड रेट वो क्या होगा एक्सचेंज रेट, तो वो आपका फॉरवर्ड मार्केट कहलाता है। इतना लिख दोगे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर मेरे वीडियोस देखते देखते तुमने इमोशंस नहीं सीखे, तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया, कहीं पे तुम्हारा खून नहीं खोला, कहीं पे तुम्हें क्रिंज नहीं लगा, तो फिर मेरा 20 डेज प्लेज तुम नहीं देख रहे हो, फिर कहीं और कोई फेक 20 डेज प्लेज देख रहे हो, या 30 डेज या 40 डेज, भगवान जाने अब तो 60 डेज प्लेज भी आ चुके हैं। तो मेरे भाइयों यही 20 डेज प्लेज का एसेंस है। तो चाहे कोई कितना भी कॉपी कर ले, लेकिन ये फील नहीं लेके आ सकता, बिकॉज हर कोई यहां आज के टाइम पे तुम्हें इंप्रेस करने में लगा हुआ है ताकि तुम उनका कोर्स खरीद लो। मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता सही बताऊं तो, क्योंकि जो मुझे फॉलो करते हैं वो सिर्फ मुझे ही फॉलो करते हैं, उन्हें किसी और से लेना देना भी नहीं है। तो मिलता हूं मेरे भाइयों अगली कक्षा में अगले नए चैप्टर के साथ, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। तब तक के लिए बहुत ही सारा प्यार और धन्यवाद। खाली बैठा ओपन इंस्टा देन स्क्रॉल किया, फोटो छाप के मीम पे कितनों को ट्रोल किया। पढ़ाई है बंद टेस्ट पहलाई बी ग्रेड, बस याद अपने को श्वेता की सीक्रेट। 12th में तो टॉप किया बट बर्बादी हो रही है, ये सोच के बुद्धि मेरी आधी हो रही है। देन नोटिस आए ओबी एग्जाम है अपने, ये मैम मेरा रैप मेरी पारी हो रही है।